नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका द लवली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो हमारी काफ़ी दिनों के बाद मिल रही है, आपको 1 महीना हो गया, कुछ कारणवश हमारा एक काम लग गया था, इस वजह से वीडियो लेट मिल रही है। अब उम्मीद करेंगे प्रॉपर आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे आपको आईआईबीएफ का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। जो मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो भी फेल हो जा रहे हैं, और जो मेरे रिलेटेड काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने मैसेज भी करा है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि भैया इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईआईबीएफ एग्ज़ाम के लिए एक ही वीडियो में पूरा फंडा। इस वीडियो को पूरा देखोगे, आईआईबीएफ का एग्ज़ाम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ क्रैक करके आओगे आप, 50+ मार्किंग लेकर के आओगे। मैंने इसी पीडीएफ से एक लड़के की तैयारी कराया था, उसका 72 नंबर आया है, 100 में से 72 नंबर आया है सिर्फ इसी पीडीएफ। जो पीडीएफ होगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको मात्र 3 दिन पहले से ही तैयारी करना है। 3 दिन पहले से आपको सुबह मॉर्निंग 5 या 6 बजे से, और ये जो वीडियो है जितना भी टाइम का हो रहा है, 1 घंटे का शायद वीडियो हो सकता है, लेकिन पूरा 1 घंटा इसे 3 दिन लगातार इसी वीडियो को आपको देखना है। 100% हम कहते हैं कि आप इसका आईआईबीएफ का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सबसे पहले मेन टॉपिक की बात करता हूँ। आपके सामने मैंने रिजल्ट दिखाई दिया 72 नंबर। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और पास में जो घंटी है इसको ऑल पे प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉलेजेबल कंटेंटेड वीडियो आपको मिलती रहती हैं, आपके भविष्य में काम आने वाली चीज़ें होती हैं जो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतना टाइम हो गया अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ ले जाता हूँ। अब आपको क्या करना है कि एक शांत स्थिर पर, अगर आप अभी अपनी ऑफिस पे हैं या अभी कहीं और हैं, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करके और इसकी कॉपी लिंक करके वीडियो की, और अपने किसी पर्सनल नंबर में व्हाट्सएप पे छोड़ लो। क्योंकि अभी अब अगर आपका माइंड 2-3 जगह चल रहा है तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी मत देखो। जब आपका माइंड फ्रेश हो, जब आपके ऊपर कोई काम नहीं हो, जब आप बिल्कुल ही फ्री हो, मैं सपोज करूंगा मॉर्निंग टाइम में देखो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब आप बाद में कहोगे कि हम फेल हो गए भाई, तो कैसे, मतलब, तो इसलिए जो है आप जो है वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने पास रख लो। अगर आपके पास टाइम है, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, 100 क्वेश्चन दूंगा, 100 में से ही पास हो जाओगे, गारंटेड कह रहा हूँ भैया। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण तंत्र के माध्यम से भारत के भीतर धन प्रेषण किया जाता है? पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद चारों उसके विकल्प पढ़ने हैं, उसके बाद ही उसका आंसर देना है। क्योंकि बहुत टाइम मिलता है, 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है, बहुत ही आराम से करोगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिकल निधि, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिकल निधि जो है उसके अंतर्गत जो तंत्र होते हैं वो भारत के किन धन प्रेषण के अंतर्गत आते हैं? तो उसमें देखो, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिकल जो निधि होती है उसमें ज़्यादातर आरटीजीएस और नेफ्ट होता है। आपने देखा होगा कि आईएमपीएस से तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आरटीजीएस एंड नेफ्ट से 1-2 घंटे से 24 घंटे का टाइमिंग लग जाता है। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जो है इजीली इसमें पास हो जाओगे। उसके बाद देखो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिख रहा है, चेकों के रेखन संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो चेक होते हैं उसके जो चेक जो भरते हैं हम, उसके संबंधित आप उसमें से गलत जो कथन है उसकी पहचान करो। यहाँ पे देखो, विशेष रूप से लिखित चेक का भुगतान बैंकों के पास किसी खाते से नहीं किया जाना चाहिए। आदाता को रैखिक चेक भुगतान काउंटर पर नकद दिया जाना चाहिए। चेक के मुख्य पृष्ठ पर रेखक शब्द देना लेखन कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर, तीसरा वाला राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब आ जाओ भैया तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें हमारा, हमारे देश में ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित अनुसूचित बैंक भी हैं। इनका स्वामित्व पूंजी केंद्र सरकार, संबंधी राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की जाती है। स्वामित्व पूंजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो भैया, बहुत ही क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन भी हो जाएंगे, और मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे जिसमें आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले देखो, इसमें कह रहा है ये प्रायोजक बैंक,
उसके बाद पूंजी केंद्र, उसके बाद स्वामित्व, उसके बाद कह रहा है तुम्हारे ये काफ़ी सारे इसमें जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो केंद्र सरकार 25, यहाँ पे संबंधित सरकार 25 एंड प्रयोजन बैंक 15%। जो राइट आंसर है इसका पहला वाला होने वाला है, आपको ये देख लेना है बारीकी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे, कोई वित्तीय संस्था एक बैंक अर्थात निधियों के बचतकर्ताओं और निवेशकों या उपयोगकर्ताओं के बीच एक मध्यवर्ती संस्था के रूप में कार्य करते हुए अपने ग्राहकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। कोई भी बैंक होती है या संस्था होती है, बचतकर्ताओं को कौन सी सेवाएं प्रदान नहीं करती है। तो इसका जो है देखो क्वेश्चन है इसमें विकल्प, बैंक जनता से बचत चालू खाता लेना, या तुम्हारा जो है म्यादी जमा के रूप में स्वीकार करता है, बैंक इलेक्ट्रॉनिकल चैनलों के जरिए मांग ड्राफ्ट या धन अंतरण के रूप में धन या निधियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विप्रेषण सुगम बनाता है। बैंक अपने ग्राहकों को इक्विटी शेयरों के क्रय विक्रय और पड्डे सौदों की सुविधा प्रदान करता है। गा नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, ये पांचवा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, भुगतान बैंक पीबी और लघु बैंक एसएफबी के कार्यों में अंतर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला है, दोनों जनता से जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन भुगतान बैंक प्रति ग्राहक यहाँ पे जो है 2 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ स्वीकार कर सकता है। सेकंड नंबर पे, दोनों प्राथमिकता धन प्राप्त क्षेत्र की उत्तम सीमा के भीतर यानी निम्न आय वर्ग, किसानों और कमजोर वर्गों को धन उधार दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है, दोनों अपने ग्राहकों को विप्रेषण सुविधाएं और उपयोगिताएं बिलों के आधार पर भुगतान सुगम बना सकते हैं। चौथे नंबर पर है तुम्हारा, भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाभ अर्जित करने के लय में भारतीय रिजर्व बैंकों की अनुमति से ब्रांडों और अन्य बाजार लिखतों में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है देखो भैया, केवल फर्स्ट एंड केवल सेकंड और 4, केवल फर्स्ट और 3, केवल 3। राइट आंसर जो होने वाला है खा वाला राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे देखो छठा जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इसमें लिख रहा है कोई अनिवासी भारतीय एनआरआई लोक भविष्य निधि पीपीएफ खाता। देखो भैया यहाँ पे कोई भी अनिवासी जो होता है भारतीय अगर बंदा है वो एनआरआई के अंतर्गत आता है, और लोक भविष्य निधि में जो है पीपीएफ आता है, वहाँ पे खाता खोल सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है जी, खाता खोल सकता है क्योंकि वो भारतीय नागरिक हो सकता है। यहाँ पे एनआरआई दिखा रहा है। राइट आंसर खाता खोल सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है, आदाता के खाते में रेखित एक चेक के पृष्ठभाग पर परांकन मौजूद है, वसूलीकर्ता बैंक को क्या चाहिए। अगर आदाता के खाते में कोई रेखित चेक पृष्ठभाग पर परांकन मौजूद होता है तो ऐसे चेक की वसूली नहीं होनी चाहिए। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे चेकों की वसूली नहीं होनी चाहिए। आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, चेकों और बिलों की वसूली के मामले में ग्राहक के साथ बैंक का संबंध वाला होता है। एजेंट के रूप में बैंक और प्रधान के रूप में ग्राहक, न्यासी के रूप में और देनदार के रूप में ग्राहक, देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक। ये बिल्कुल राइट आंसर है तीसरा वाला। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक बचत खाता बेसिक बचत बैंक खाते BSVDA की निम्नलिखित में से कोड से मुख्य विशेषताएं सही हैं। बिना न्यूनतम शेष, बिना बैंक प्रभार और ATM डेबिट कार्ड सुविधा के रूप में सामान्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोला गया एक मांग जमा खाता। 1 महीने में इस खाते में आहरण ATM में आहरण सहित सम्मिलित हैं। VSDD खाता खोलने समय KYC और अन्य CDD ग्राहक समुचित सावधानी मानदंडों का पालन किया जाता है। चौथा नंबर पे BSVDA खाता खोलते समय बैंक में कोई अन्य बचत खाता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अन्य खाता खोलता है तो उसे 30 दिनों के अंदर बंद करना होगा। इसका जो राइट आंसर है केवल 1 और 3। पहला है बिना ये वाला और दूसरा वाला है 1 महीने में अपहरण। ठीक है, आ जाओ 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, बैंक ग्राहक
बैंक ग्राहकों के लिए अनुरोध पर अन्य पक्ष के लाभार्थियों को धन प्रेषण और उद्देश्यों की मांग ड्राफ्ट डीडी, ड्राफ्ट को कहते हैं डीडी। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही सावधानी से याद अपने माइंड में रखना है, इसको माइंड में अपने समझना है, सोचना है, क्योंकि रटनतम विद्या नहीं आवत। जो आप समझ लोगे वही आपके आ जाएगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे अधिक मांग ड्राफ्ट हमेशा आदाता खाते में रेखन के साथ जारी किया जाए। भैया इसका जो अगर डीडी वाले जो क्वेश्चन है उसमें देखो ये खा आंसर सही है 20,000, ठीक है। ये 20,000 रुपये वाला आंसर जो है बिल्कुल सही है। और जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11वां, जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और उसके घर हक के बीच वाला संबंध होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। जब आप जैसे सपोज करिएगा एक कोई भी है पर्सन और बैंक में गया और खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है, अर्थात उसमें पैसे डालता है, तो उसके जो बैंक के और उसके ग्राहक के जो बीच में जो संबंध होंगे वो क्या होंगे? वो होगा देनदार लेनदार, क्योंकि जो ग्राहक है वो देने गया है, बैंक वालों ने उसको लेकर के उसके खाते में डाला है। तो खा आंसर राइट होने वाला है। अब आ जाओ 12वां क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे वर्तमान में केवाईसी के लिए 6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज OVDS है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवाईसी, सबसे पहले तो ये केवाईसी आ सकता है। केवाईसी सबसे पहले केवाईसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केवाईसी का फुल मीन होता है नाउ योर कस्टमर एंड समटाइम्स नाउ योर क्लाइंट। केवाईसी का ये मतलब होता है, अगर केवाईसी का फुल फॉर्म भी आ जाए तो मैंने आपको दिखा दिया, ये हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे जो है देखो केवाईसी के लिए पैन कार्ड, गारंटेड आधार, पासपोर्ट, चुनाव कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरोगा कार्ड, जॉब कार्ड, ये पहला वाला राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। वर्तमान में जो बचत खाते होते हैं उनमें जो बैंकों का ब्याज होता है वो केवल तिमाही के आधार पर होता है। आपने काफ़ी सारा देखा होगा कि तिमाही हो गया, अब ब्याज का भुगतान करना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन राइट है। अब आया 14वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें आ रहा है धन शोषण गतिविधि का पता लगाने के लिए सामान्य चरणों को क्रम से देखा जाता है ताकि अग्रिम चरण में पैसा वैध दिखाई दे, और निम्नलिखित में से कौन सा धन शोषण के कर्म को सही ढंग से दर्शाता है? सबसे पहले भैया देखो स्तनीकरण, स्थानन, एकीकरण, स्थानन, एकीकरण, स्तनीकरण, स्थानन और स्तनीकरण, एकीकरण, ये इसका तीसरा आंसर है। स्थानन का मतलब है तुम्हारा स्थान के द्वारा, और संचयकरण, एकीकरण एकत्र होकर के एक काम को करना, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक लिमिटेड कंपनी एक निर्देश द्वारा जारी किए गए उस चेक की मृत्यु होने के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है जिसका बैंक भुगतान कर देता है। उक्त कंपनी ने पाया कि मृत निर्देशक ने वह चेक स्वयं को लाभ पहुंचाने हेतु जारी किया था। बैंक इस स्थिति में कैसे निपटेगी? भैया आप IIBF का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप भी एक छोटा मोटा ग्राहक सेवा केंद्र खोल के बैठोगे, आप भी कोई बैंकिंग का काम करोगे, तो इस रिगार्डिंग बैंकिंग की पूरी नॉलेज आपको होना अति आवश्यक होती है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है कि कोई लिमिटेड कंपनी में कोई निदेशक या कोई बंदा है, उसने कोई अपने चेक पे मतलब निदेशक कर दिया है, उसकी मृत्यु होने के बाद जो भुगतान होता है वो बैंक कर देता है। उक्त कंपनी ने पाया है कि वह जो मृत्यु जो बंदा है उसने स्वयं मतलब अपना खुद का फ़ायदा पहुंचाने के लिए वह जो चेक भरा था, तो बैंक जो है इस स्थिति में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है बैंक उक्त चेक का भुगतान नहीं कर सकता क्योंकि जो बंदा है उसकी मृत्यु हो चुकी है। एंड सेकंड नंबर है बैंक उक्त चेक का भुगतान कर सकता है क्योंकि कंपनी संविदा करने के लिए विविध रूप से सक्षम है। एक व्यक्ति है, निदेशक के रूप में कंपनी एक एजेंट के रूप में हस्ताक्षर किया जाता था। बैंक को कंपनी से संपर्क करना चाहिए क्योंकि विवाद होने पर हानि कंपनी की होगी। भैया नहीं, सबसे पहले जो इसमें राइट आंसर है उपयुक्त B और C दोनों है, क्योंकि बैंक को कंपनी से सतर्क नहीं रहना चाहिए। भैया बंदा मर चुका है तो कोई भी पेमेंट नहीं है, तो उपयुक्त। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप मतलब सपोज जब क्वेश्चन आंसर कर रहे होगे तो यहाँ पे एक दो ट्रिक होती हैं
जैसे अगर ये उपयुक्त सभी आ जाता है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त BC, उपयुक्त AC। तो अगर आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना है। अगर आपके माइंड में सर्कुलेशन जो है आपका अगर कोई भी काम नहीं करता है तो आपको आंखें मीच करके उपयुक्त ABCD जो भी आ रहा है सबसे बाद में उस पर लगा दो और आगे चले जाओ, ठीक है। अगर आपको पता है क्लियर तो लगा दो, नहीं पता तो आपको अपना तुक्का यहाँ पे इन चीज़ों में ज़रूर सेट कर देना है। उपयुक्त सभी आ जाए या ऑल ऑफ एबोव, या फिर तुम्हारा ये जो है और भी ट्रिक हैं जो बताऊंगा, ट्रू फॉल्स की भी काफ़ी ट्रिक्स हैं। पूरा वीडियो में बीच बीच में आपको पॉइंट देता रहूँगा। जो बंदा पूरी वीडियो देखेगा वो इजीली IIBF का बंदा 15+ मार्किंग ले करके हमको वीडियो में कमेंट करेगा कि हाँ भाई हम जो है IIBF क्रैक कर दिया आपका वीडियो से, ठीक है। अब आ जाओ भैया फिर नेक्स्ट जो वीडियो है, जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट ऋण प्राप्त करता है तो बैंक तथा उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध बनता है। देखो भैया पहले एक क्वेश्चन आया था लेनदार और देनदार। जब कोई ग्राहक पैसा जमा कर रहा है और मतलब ग्राहक जमा कर रहा है, बैंक उसको ले रहा है, तो बैंक वाले जो है ग्राहक से पैसा लेकर के उसके अकाउंट में डाल रहा है, तो वो चीज़ हो रही है लेनदार और देनदार। यहाँ पे जो आ रहा है ग्राहक ने गया और ऋण प्राप्त करता है और बैंक उसके ग्राहक के बीच में जो संबंध होता है वो न्यासी और लाभार्थी वाला हो जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ठीक है। आ जाओ भैया नीचे की तरफ आ जाओ। 17वां क्वेश्चन है KYC, पुनः KYC के आवंटित अपघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आने वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपको जो है जैसे सपोज इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले तो पूरा समझना है इसको बारीकी से, उसके बाद देखो तब आपको उस पर क्लिक करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत ही कन्फ्यूजन आते हैं, बहुत ही गलत लगाने के चांस रहते हैं। तो पहले आपको एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो 17वां जो क्वेश्चन है KYC, पुनः KYC के आवंटित अपघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, कथन सत्य नहीं है। नहीं जो आ गया तो नहीं में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। जो नॉर्मल पब्लिक सोसाइटी होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल टेस्ट करने जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं का ध्यान नहीं देंगे और गलत क्वेश्चन 101% लगा देंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन जरूर बारीकी से देखना है। अगर नहीं लग रहा है तो कहने का मतलब पूरा क्वेश्चन उल्टा है, समझे, पूरा क्वेश्चन उल्टा है। तो यहाँ पे देखो यह है उन ग्राहकों के मामले में जिनका खाता खोला गया था जब वे नाबालिग थे और बैंक के पास पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से स्वयं घोषणा प्राप्त की जा सकती है। तो भैया इसका जो है कथन सत्य नहीं है का मतलब है, जैसे सपोज किसी पर्सन ने 18 साल की कम उम्र में एक अकाउंट खुलवा लिया, या फिर 9 या 10 साल की उम्र में कोई अकाउंट खुलवाया जा करके, और अकाउंट खुलवाने के बाद वो बंदे को अकाउंट चल जाता है 4-5 साल, 4-5 साल बंदे की उम्र हो जाती है 18+। तो वो बंदा जो होता है उसका KYC होना अति आवश्यक होता है, उसका KYC होना चाहिए। इसीलिए वो KYC के माध्यम में ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल के माध्यम से स्वयं घोषणा प्राप्त की जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है आ जाओ 18वें क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्याज के ऊपर क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी जाती है और उधारकर्ता को खाता बंद करने के लिए दूसरे वर्ष के अंत में 11,200 रुपया प्रति वर्ष प्रवाह साधारण ब्याज सहित का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। उधारकर्ता को इस ब्याज दर पर ऋण चुकाने के लिए सूचित किया गया है। अब भैया देखो 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की राशि ले ली है इन्होंने, 11,200 रुपया ब्याज के हो गए हैं। तो इसका जो है जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया, इसको कैलकुलेशन करके एक बार पूरा समझेंगे हम कैसे क्या होता है, क्योंकि टाइम तो लग ही रहा है लेकिन कोई भी क्वेश्चन होता है उसको समझने में बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे जो ब्याज बता रहा है 2,000 रुपये की राशि है 2 वर्ष के लिए, तो सबसे पहले 2,000 रुपया लिखते हैं हम, और 2 वर्ष के लिए 12 दूनी 24 महीने हो गए, ठीक है भैया, 24 महीने हो गए ये तुम्हारे, और तुम्हारे का भाग जो करेंगे हम यहाँ पे 100, दूसरे वर्ष के अंत में 11,200 यहाँ पे जो है 10,000 रुपये लगाया हमने,
2400 रुपया महीना हो गया इसका ब्याज, और 2 साल का ब्याज है इसका, तो 28,200। तो इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पे जो है 6% ब्याज निकल के आ जाता है। देखो 11,200 रुपया है तुम्हारा, ये 11,200 भाग 6, तो 1866 रुपया लगभग महीना का इसका ब्याज पड़ा, तो इसका 6% ब्याज हो चुका है। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज को निम्न अवधि के उधार ली गई राशि परिभाषित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है? देखो भैया फिर क्वेश्चन वही आ गया, नहीं, इसमें जो सूत्र नहीं है, देखो ब्याज की कुल राशि मूल राशि गुणा समन्वयी ब्याज दर भाग ये जो है ब्याज की कुल राशि मूल राशि गुणा ब्याज दर समय अवधि, ये जो है गलत आंसर होगा इसका, क्योंकि नहीं है ये सूत्र, चौथा वाला नहीं है, तो इसका मतलब है चौथा आंसर सही है। 20वां क्वेश्चन है नियत ब्याज दर और अस्थिर ब्याज दर के बीच में अंतर बताइएगा। तो इसमें जो अंतर है नियत ब्याज दर और अस्थिर ब्याज दर, नियत ब्याज दर और अस्थिर ब्याज दर को पहले समझ लेते हैं हम, क्योंकि ये चीज़ हमको समझनी बहुत ही ज़रूरी होती भैया। देखो ये चीज़ हम समझ लेते हैं पहले थोड़ी सी। नियत ब्याज दर जो होती है ऐसा ऋण जिस पर ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान ब्याज दर स्थित रहेगी। जो नियत ब्याज दर होती है ऐसा ऋण होता है जिसमें ऋण की संपूर्ण अवधि के दौरान ब्याज दर स्थित रहेगी। अब आ जाओ अस्थिर, ये आ जाओ थोड़ा सा, और इसमें जो है यहाँ देख लो, ये देखो यहाँ पे इसको भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे जो है पुराने ब्याज दर के बारे में बताया है, ये देखो ऐसे ब्याज दर जिसे ब्याज दर इन्वेस्ट कहते हैं। ब्याज दर इसमें जो है लगाया है उसमें नहीं लगाया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नियत ब्याज दर ऋण की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलेगी, जबकि अस्थिर ब्याज दर समय समय पर मुद्रास्फीति के अनुसार और सहमति के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले EMI देखो आपने सुना होगा, काफ़ी सारे लोग जो है EMI पे फ़ोन लेते हैं, लोन वगैरह कराते हैं। तो EMI को पहले हम जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार इसकी EMI की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। EMI जो होती है इक्वाइड मंथली इंस्टेटमेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ जो EMI के द्वारा होती है उसमें मंथली किस्त कटती है, उस चीज़ को EMI के द्वारा समझाया जाता है। आपने देखा होगा कि हमने मोबाइल को EMI पे लिया है तो उसकी हर महीने किस्त कटनी है, तो कहते हैं ना गाड़ी ले ली EMI की भैया किस्त कटेगी। तो ऐसी जो EMI के बारे में थोड़ा सा बेसिक में बताया हमने, अब आपको बताते हैं जो इसका राइट आंसर है, जिसमें मूलधन और ब्याज ऋण की निश्चित अवधि में मासिक किस्तों के माध्यम से चुकाया जा सकता है। पूरी बात भाई आ गई छोटे अक्षरों में। देखो इंक्वायर्ड मंथली इंस्टेटमेंट, जो चीज़ महीने में हो रही है वही आपको यहाँ पे सीख लेनी है। देखो मासिक अवधि, इसमें ब्याज भी जुड़ गया, मूलधन भी जुड़ गया और मासिक किस्तों में चुकाया जा रहा है भैया। बिल्कुल समझे क्वेश्चन को, पहले समझना जरूरी है, ऐसे तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे। अब आ जाओ 22वां क्वेश्चन है भैया। बैंक ए ने 1/4/2013 मान लो को 25,000 रुपये की राशि मंजूर और साबित्रिन की। वह तिमाही आधार पर खाते 9% ब्याज प्रभारित करता है। 30/6/2015 को खाते में प्रभारित की जाने वाली ब्याज की राशि होगी। अब जो ब्याज की जो राशि होगी वो कितनी होगी? अब सपोज जो ब्याज है यहाँ पे पूरा जो ब्याज हो रहा है वो 2 महीने के लिए हो रहा है। 2 महीने का जो ब्याज है, ऐसे मान लो आप जो है 25,000 रुपया है तुम्हारा ये, और तुम्हारे का ये 25,000 गुणा 9/100, 2250 रुपया निकल के आ जाता है। देखो भैया बिल्कुल आ गया 2250 रुपया, हाँ 2250 रुपये की राशि होगी भैया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 23वां क्वेश्चन है, दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता पद्धति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक लेन देन 2 पक्षों को शामिल किया जाता है। जैसा
अर्थ है कि प्रत्येक नामे का एक अनुरूपी जमा क्रेडिट पक्ष होता है। दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आ जाओ भैया। सभी ये व्यावसायिक लेन देन न्यूनतम तृतीय के रूप में व्यवस्थित के रूप में नाम दर्ज है। इससे किसी भी समय ग्राहकों को प्राय द्रव्य और तुम्हारे का व्यय और विभिन्न शीर्षों के तहत के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है। लेन देन का अभिलेख विभिन्न चरणों और समय पर आयुष्मान राशियों के साथ भी किया जाता है। इसका राइट आंसर है तीसरा वाला। ठीक है, उसके बाद भैया आपका जो है ये वाला क्वेश्चन है, आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है? यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में भी देखो, आवास ऋण का मतलब है लोन, घर के मकान पे लोन या फिर कोई आप जगह बना रहे हो उसमें कोई लोन वगैरह है, तो उसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? मकान फ्लैट की खरीद, निर्माण, उन्नयन, विस्तार के रूप में आवास ऋण दिया जाता है। आवास ऋण की राशि में वैकल्पिक रूप से भूमि की लागत और घर के निर्माण की लागत, फ्लैट और आंतरिक साज सज्जा की लागत उचित मार्जिन रखकर शामिल किया जाएगा। ये जो भैया उचित मार्जिन रख के जो इसको शामिल किया जाएगा, इसका जो राइट आंसर है सेकंड वाला होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है यहाँ पे, बैंकों की शिक्षा ऋण योजना का उद्देश्य छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शिक्षा ऋण राशि की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन से व्यय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता मांगता है या वित्तीय सहायता लेना चाहता है, सरकार से कोई भी लोन वगैरह कराना चाहता है, तो उस गणना में हमें कौन से व्यय पर विचार नहीं करना चाहिए? तो उसमें जो है छात्र उधारकर्ता के जीवन बीमा के लिए प्रीमियम यदि लागू हो तो इस चीज़ पर हमें विचार नहीं करना चाहिए। 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रा ऋण योजना में लाभार्थी इकाइयों की स्पष्टियों और निधियन जरूरतों के आधार पर 3 उत्पाद बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण वर्गीकरण सही है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर्वाधिक देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों में जो सबसे बड़ा दिखाई देता है, जैसे आपको पहले सोचना है, समझना है। अगर आपको कुछ नहीं पता, क्वेश्चन के आंसर जो हैं, जो आंसर सबसे बड़ा लग रहा है उस पर क्लिक कर दो, आंखें मीच के देख लिया सबसे बड़ा यही है, ऊपर वाला, ऊपर वाले पे डाल दो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो का मानना है तो ऐसे ही मारा जाता है। ट्रू फॉल्स में अगर कहीं भी नहीं लिखा होता है तो उस ट्रू फॉल्स को गलती करना है, और ट्रू फॉल्स में नहीं निकला है, नहीं कहीं भी नहीं लगा है तो उसको ट्रू करते चले जाना है। बाकी आपको एक बार समझ लेना है, पढ़ लेना है, कुछ नहीं पता तो उस रीजन से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आ जाओ, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित में से किस निकाय के तहत की गई है? देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्राहकों की शिकायत, जैसे कोई बैंक में कोई काम गलत हो रहे हैं या कोई भी काम आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो सब बैंकिंग जो है आरबीआई के अथॉरिटी में आती है। आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ये सभी बैंकों का बाप होता है। आरबीआई के अंतर्गत आता है। शिकायत कोई भी योजना होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही होती है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 28वां क्वेश्चन है हमारा, उधार दी गई विधियां की सुरक्षा बैंकों के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, और तदनुसार ऋण की चुकौती उधारकर्ता से संबंधित कुछ पहलुओं पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जो महत्वपूर्ण नहीं है? जो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है वो ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा, बिक्री का अनुमान का अनुरूप करना, और कारोबार या व्यवसाय के रूप में नियमित आज सृजन। और चौथा क्वेश्चन जो राइट होने वाला है, ऋण राशि को सुरक्षित करने के लिए और जो संपर्कित जो प्रतिभूति होती है वो इसका पहलुओं पर निर्भर की जाती है। इसका महत्वपूर्ण पहलू यही कहलाता है, राशि ऋण को सुरक्षित करने के लिए संकृत प्रतिभूति। ठीक है, राइट आंसर होने वाला है। 29 क्वेश्चन है, नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
नकदी प्रवाह जो है भैया, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? नकदी प्रवाह विवरण किसी विशिष्ट समय पर नकदी की स्थिति का विवरण होता है। इस चीज को आपको याद कर लेना है बस, ठीक है। आ जाओ 30वें क्वेश्चन की तरफ। संदिष्ट स्थितियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भैया? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा यूज होता हो, इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह 12 महीने की अवधि के आवमानक आयस्त बना हुआ है। दूसरा जो है राइट आंसर होने वाला है। आ जाओ भैया 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है 31 क्वेश्चन नंबर आ चुका है। निश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी कदम नहीं है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका राइट आंसर है वसूली हेतु संस्थागत तालमेल की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए, ठीक है। 32वां कौन सा है? एनपीए अर्जनक स्थिति को इस रूप में परिभाषित किया गया है, जब कोई भी संपत्ति पट्टे पर दी संपत्ति सहित बैंक के आय सृजन करना बंद कर देती है और उसे अनार्जित जो राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सत्य कथन नहीं है बा वाला। 90 दिनों के अंदर अगर कोई भी अवस्थित रहता है तो बकाया राशि के नाम से स्वीकार बीमा सहित होना चाहिए। 33वां क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राहकों को शिकायतों के संबंध में शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है और द्वारा पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका भी देखो सबसे लास्ट वाला है, ये सत्य नहीं है। किसी शाखा या नियंत्रण कार्यालय शिकायत प्राप्त होने की तारीख के 7 दिनों के भीतर शिकायत संभावना होनी चाहिए। यह है 34 क्वेश्चन। सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत संवाद से ग्राहक शिकायतों के अवसरों से कम करने की सहायता मिलती है। उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर, अगर आप बैंकों की जो सुविधाएं अगर उनमें सुधार लाएंगे तो ग्राहकों की शिकायत नहीं मिल पाएगी आपको, कोई भी, सीधी सी बात है जी, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंजों पर नियंत्रण, राइट आंसर। 36वां क्वेश्चन। वित्तीय समावेश की व्यवस्था समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के रूप में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में उनके कदम उठाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन जो गलत है, दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रौद्योगिकी प्रभावी ढंग से लाभ उठाना, इसका कथन ये वाला सत्य नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय समावेश के उद्देश्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी उपवाद है? यहाँ पे जो ई-केवाईसी, सीटीएस, एईपीएस, आईएमपीएस, देखो ई-केवाईसी का भी फुल फॉर्म बता दिया आपको मैंने, एईपीएस का आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस का भी आपको समझाया था, सीटीएस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सीटीएस क्या है? सीटीएस जो है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो होता है वो सीटीएस कहलाता है, राइट आंसर है। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सामाजिक और सामूहिक कार्यों के संग्रह के जरिए महिलाओं को सशक्तिकरण में मदद करता है, इसका ये राइट आंसर है। 39वां क्वेश्चन है। कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार शुल्ककर्ता बीएफ मॉडल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। आईटी सक्षम उत्पादनों तथा बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को साबित करने के लिए हमारे देश में विशाल ग्रामीण बैंकों को सीधे अधिक प्रभावी ढंग से प्रदान किया जा सकता है, इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। 40वां कौन सा है? खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुभवी सेवाओं का हिस्सा नहीं है? उपयुक्त सभी राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे है कारोबारी प्रतिनिधि बीएफ कई बैंकिंग कार्यकलाप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बैंक उधारकर्ता से ईएमआई किस्तों पर निर्धारित की वसूली करती है, ये गलत
गलत कथन है। 42वां क्वेश्चन है, व्यवसाय की एजेंट निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? सबसे फर्स्ट में आ जाता है खाता खोलने के फॉर्म भरना, या फिर क्रय आवेदकों का फॉर्म भरना, छोटी धनराशियों का भुगतान सुरक्षित जमा लॉकर में भरना। निम्नलिखित में से विकल्प चयन, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हो गया ये वाला तुम्हारा, और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन है इसमें ये। उसके बाद है ये वाला 44वां क्वेश्चन, कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार शुभकर्ता बीएफ को प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों समस्याओं को कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से सही कथन है वो कौन सा नहीं है? बीसी या फिर जो बीएफ ग्राहकों के पक्ष में किस प्रकार की गारंटी दे करके ग्राहकों को सीधे शुल्क ले सकता है? ये गलत है, कोई भी शुल्क नहीं ले सकता सीधे सीधे। ठीक। 44वां क्वेश्चन है, कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार शुभकर्ता बीएफ की कार्यप्रणाली प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादनों के पार्टी महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर है, प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादनों में लेन देनों की सुरक्षा के बाद मुद्दा है, और यदि ऐसे उत्पादनों को जो है तुम्हारा बढ़ जाता है तो बीसी एजेंट इन चीज़ों को जो है अलग कर सकता है। एंड आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। 45वां क्वेश्चन है, रुपे डेबिट कार्ड। ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इन क्वेश्चनों को ज़रूर आपको याद करना है। यहाँ पे जो है रुपे डेबिट कार्ड एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है। इस संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एनपीसीआई द्वारा जारी और सभी एटीएम और पीओएस मशीनों में स्वीकार, इसका ये राइट आंसर होने वाला है। 46वां क्वेश्चन है, आईएमपीएस वित्तीय लेन देन के प्रयुक्त डिजिटल सेवाएं प्रणाली आईएमपीएस का पूर्ण रूप है। देखो मैंने अभी आपको कॉपी कर करके दिखाया था आईएमपीएस के बारे में भी। देखो आईएमपीएस यहाँ पे जो है एक बार डाल लेते हैं, आईएमपीएस ये देखो आ गया, इम्यूनिटी पेमेंट सर्विस। ठीक है, इसमें जो है देखो इम्यूनिटी पेमेंट सर्विस दूसरा वाला है, तो दूसरा राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, आ जाओ भैया अटल पेंशन योजना में। एपीवाई होती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत पंजीकरण के पात्र आयु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इसमें 18 से 39 की उम्र होनी चाहिए, 364 दिन आयु वर्ग के पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एपीवाई में 18 से 40 होनी चाहिए, लेकिन इसमें 39 है, 18 से 39 बस। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यह डीबीटी भी आ सकता है। देखो डीबीटी का फुल फॉर्म जो होता है, डीबीटी फुल फॉर्म अभी देख लेते हैं। डीबीटी का होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है इसका राइट आंसर है। एलपीजी सब्सिडी, ये जो डीबीटी होती है, कोई भी सरकारी पैसा आता है तो वो डीबीटी के द्वारा आता है। अगर आपका अकाउंट में डीबीटी अगर जो भी अकाउंट से लिंक होगा उसी अकाउंट में आपका कोई भी सरकारी पेमेंट आएगा, जैसे गैस का सब्सिडी हो गया, या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट जो पैसा होता है वो डीबीटी के माध्यम से आपके वही अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट में आपकी डीबीटी एक्टिव होगी। जैसे पीएम किसान का पैसा आएगा वो भी डीबीटी के द्वारा आता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई। भैया इसके भी क्वेश्चन आते हैं। प्रधानमंत्री जेडीवाई एक राष्ट्रीय मिशन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रशंसित है? और निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो सर्वाधिक होता है वो सिर्फ ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं उनको दूरस्थ क्षेत्रों में सभी परिवारों को कम से कम बुनियादी बैंकिंग खाता होना चाहिए, एक डेबिट कार्ड मिल जाए रुपए कार्ड का, और एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए, और बीमा सुविधा आदान प्रदान हो जाए, तो यही आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जीवन जनधन योजना, जीडीवाई। ठीक है, यह है तुम्हारा 50वां क्वेश्चन। भारतीय नेट प्रोग्राम के अधीन आरंभ किए गई योजना है। भारतीय नेट प्रोग्राम जो है भारतीय डिजिटल अभियान, इसका राइट आंसर है भारतीय डिजिटल अभियान। और 51वां क्वेश्चन है, लेन देन टर्मिनल क्या है? इसका लेन देन वाले में 1 और 2 राइट आंसर है। ये ध्यान से पढ़ लेना, आप क्वेश्चन को समझ लेना। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉन्ट्रैक्ट कार्ड और हेल्डेड डिवाइस की गलत विशेषताएं हैं? तो इसमें देखो उपयुक्त ए और बी दोनों ही आपको ध्यान लेना है। उपयुक्त वाले इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको देख के और इसको कर देना है। ठीक है, 53वां क्वेश्चन है, ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी का मतलब जो फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, सीएसपी। ठीक है, अगर कोई भी कस्टमर सर्विस पॉइंट जो ग्राहक सेवा केंद्र है, अगर वो निकासी लेन देन करते समय कोई एक गलत कदम है
तो वहाँ पे जो गलत काम है, ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित निकासी रसीद को सौंप दी जाती है, ये गलत कदम है। ठीक है, अब आ जाओ भैया 54 पे। कारोबारी प्रतिनिधि की नियुक्ति की प्रक्रिया में जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से जो उपाय नहीं है वो कारोबारी प्रतिनिधि के कार्यालय में नकदी ले जाना ये नहीं है बीमा सुरक्षा में। ठीक है यह 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा IT सक्षम आउटरीच मॉडल नहीं है। निम्नलिखित में से उपयोगकर्ता देशों के कुछ बैंक कर सकते हैं। निम्नलिखित में काउंटरेल जो कार्ड के साथ निकासी क्षेत्र संचार, इसका राइट आंसर होने वाला है। 56वां क्वेश्चन में देखो सबसे नीचे वाला लगाना है आपको। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड कारोबारी प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। सबसे पहला प्रतिबद्धता, दूसरा सत्यनिष्ठा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, HDD का फुल फॉर्म होता है हैंड होल्ड डिवाइस, हैंड हेल्ड डिवाइस। HDD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित को बताइए। इसमें 100 लेन देन तक बैटरी बैकअप होता है। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड हानि क्षति शामिल है, निम्नलिखित में बताइए। उपयुक्त सभी आ गया राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कार्ड नियुक्त डिवाइस के कार्य करने के चरणों को सही क्रम है। ग्राहक की वित्तीय लेन देन की पसंद के आधार पर एजेंट एप्लीकेशन में उपयुक्त विकल्प का चयन करता है। एजेंट का मोबाइल नंबर एप्लीकेशन रसीद पर प्रिंट करता है, हस्ताक्षर करता है। एजेंट का ग्राहक सत्यापन के बाद लेन देन ऑनलाइन सबमिट करता है। जब कोई ग्राहक विवरण के संतुष्ट हो जाता है तो वह लेन देन को आगे बदलने के लिए पुनः अंगूठा फिंगरप्रिंट स्कैन करता है। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है पहला, दूसरा, चौथा और दूसरा। पहला, तीसरा और चौथा और दूसरा, ये पहला वाला। ठीक है, ग्राहक नामांकन के दौरान कारोबारी प्रतिनिधि के दौरान अगर विवरण नहीं लिया जाता है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है जन्म का स्थान। ठीक है, यहाँ पे कार्ड चार्ज होता है, कार्ड चार्ज कार्ड के समान होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के सामान्य नहीं है। पहला वाला है कार्ड जारी होने से जो है उपयोग की जाने वाली राशि को पुनः आंशिक मानसिक न्यूनतम चुकौती रूप में अनुमति देता है। ठीक है, अब आया 63 में कौन से क्वेश्चन पे, NPCI और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी ASA और KYC सेवा एजेंसी KSA और के रूप में कार्य करता है। NPCI बैंकों के डेटा प्राप्त करता है, उसे UID को भेजता है, बैंकों को प्रतिक्रिया वापस भेजता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले NPI जो होता है वो बैंकों को डेटा प्रदान करता है, बैंक क्या करता है उसे UID को भेजता है। UID का मतलब होता है UID आधार कार्ड। ठीक है, UID को भी समझ लो, ये भी थोड़ा बहुत आ सकता है। UID जो होता है आधार कार्ड को कहते हैं हमारे, वो जो आधार कार्ड होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। UID का जो अंक होता है 12 अंकों का होता है, ये आपको बारीकी से समझ लेना। आधार कार्ड को UID कहते हैं। ठीक है, ATM कार्ड के इस्तेमाल किया जाता है, किसी ATM में कर सकते हैं भैया, व्यापारियों के साथ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑनलाइन फीस काटने के लिए भी कर सकते हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर है। ठीक है, इसमें तत्काल भुगतान सेवा IMPS भैया, IMPS जो होता है देखो, पहला इंटरनेट मोबाइल से कर सकते हैं बिल्कुल, MBB 7 अंकों का कोड है, MPIN ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, इसका जो है पहला और दूसरा और तीसरा राइट आंसर होने वाला। ठीक है, अब इसमें भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी का जो होता है इसमें उपयोग छोटे मूल्य को भुगतान के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसका ये है। ठीक है, यह है तुम्हारा 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी माइक्रो ATM एक विशेषता है। यह किसी व्यक्ति को विशेष बैंक मित्र कारोबारी प्रतिनिधि के संबंध में धन तुरंत जमा करने या निकालने में सक्षम बनाता है। राइट आंसर हो गया भैया। आ जाओ 67वां क्वेश्चन है, ब्राउन लेबल ATM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है। ठीक है, ये ATM प्रयोजक बैंक के ब्रांड और लोगों के तहत होंगे। बैंक ATM मशीन द्वारा मालिक होता है और उसका संचालन करता है, इसके बिलों आदि का भुगतान करता है। यह निजी कंपनी ATM के लिए नकदी और संयोजकता प्रणाली प्रदान करता है। इसका जो राइट आंसर है केवल फर्स्ट और तीसरा वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो भैया जो सबसे बड़ा है वही लग गया। देखो यहाँ पे तो KYC के बारे में लिखा है, कौन सा सत्य सही है। KYC जो परंपरागत कागज आधारित KYC विकल्प है, लागत समय और प्रयास को कम करता है, गोपनीयता डेटा को सौरीकरण होकर के वृद्धि करता है। ठीक है,
70वें क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल एटीएम कार्ड का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। शाखा परिसर के भीतर या शाखा के बहुत निकट स्थित होता है? भैया ये जो एटीएम कार्ड होते हैं, ज़्यादातर आपने एटीएम देखे होंगे, बैंक इस कोने में है, उस कोने में एटीएम लग गया। ज़्यादातर जो एटीएम कार्ड होते हैं बैंकों के अगल बगल में ही होता है, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी एटीएम होता है वो कहीं भी लगा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो बैंक का ऑफिशियल एटीएम कार्ड होता है वो बैंक के अगल बगल होना चाहिए भैया, ठीक है। आ जाओ 7 क्वेश्चन पे। यहाँ पे यूपीआई एक प्रणाली है जो कई बैंकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन से बनाती है। आईएमपीएस को निम्नलिखित में से लाभ प्रदान करती है। P2P पशु कार्य क्षमता में जो है आईएमपीएस यूपीआई के थ्रू कार्य करता है। 7 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है, आपको एक बार ये पढ़ना है। उसके बाद जो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राइट आंसर है। उसके बाद है तुम्हारा ये 7 क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है। गैर वित्तीय डीटीसी रिचार्ज गैर वित्तीय नहीं है, सीधी सी बात जी। यह निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल सेवा है? डिजिटल सेवा में तो भैया देखो, डिजिटल सेवा में ये पहला भी आ जाता है और दूसरा भी आ जाता है और तुम्हारा का तीसरा भी आ जाता है, तो इसमें चौथा आ गया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। 75वां क्वेश्चन में फिर पहला दूसरा तीसरा देखो, ठीक है। ये ज़्यादातर तो पहला दूसरा तीसरा ही होते हैं, लेकिन एक बार फिर भी आपको समझना है इसको, ठीक है। और उसके बाद है व्यवसाय चूकों में गिरावट के मामले में उपयोगकर्ता और वाहन ऋणों में निविल अग्रिम अंजनक एपीवाई का हिस्सा है। हिस्सा कहलाता है, जो हिस्सा होता है वो अप्रभावित रहता है। यहाँ पे देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अप्रभावित रहता है, ठीक है। 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बैंकों के लिए वित्तीय शिक्षा के महत्व के जो संपूर्ण जो संदर्भ होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, जो क्वेश्चन है वो गलत बता रहा है। तो एक अनजान ग्राहक ऋण उत्पादनों से जुड़े हुए जोखिम को महसूस किए बिना अच्छी तरीके से जो पैक लिए गए ऋण उत्पादनों की जो कार्य करता है, वो जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन को आपको बहुत ही बारीकी से समझना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम है एक देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की योजना के अनुरूप कई बैंकों ने विशेषकर गाँव में ऋण परामर्श केंद्र शुरू किए हैं। ऐसे केंद्रों के कार्य है, देखो यहाँ पे देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है और 4 ही इसने विकल्प दिए हैं। बस आपको घुमाने का तरीका बताया कि आप कैसे घूमना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक बार इसको देखना है, उसके बाद चारों पर क्लिक करके चौथे वाले पर नेक्स्ट आगे बढ़ चले जाना है, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रति विक्रय क्रॉस सेलिंग जो होता है, तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों के इस उद्देश्य से एकल उत्पाद बेचना ताकि बैंकों की शाखा में अधिक ग्राहक ले जा सकें, उस पर जो क्रॉस सेलिंग होती है यही कहलाती है। 80वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ता और शिक्षक अभियंता के स्थापना की गई थी और बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों को अंतरिक्ष करें। ये जो 10 साल हो गया। सक्रिय श्रवण BCA अच्छे एक्सप्रेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। नीचे दिए गए विकल्प में से सक्रिय श्रवण के फायदे की पहचान करिएगा। इसमें पारिवारिक व्यवस्थाएं समझने की मदद मिलती है, राइट आंसर है। 80वां क्वेश्चन का राइट आंसर है अप्रसिद्ध नहीं करना चाहिए। आपको ये पढ़ना है क्वेश्चन पहले। इसमें देखो फिर पहला दूसरा तीसरा आ गया, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारोबारी BCA सही ढंग से वर्जित करता है? BCA बैंक आर्थिक रूप से वंचित लोगों को सेतु है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 85वां क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से अधिनियम के तहत बैंकों को जानकारी दे। बैंकर सही अधिनियम 1989 वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का कर्तव्य नहीं है? ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों पर उससे चलाने का कर्तव्य यह नहीं है, ठीक है। एक कारोबारी प्रतिनिधि एजेंट BCA के रूप में आप एक एनरिया ग्राहक की पहचान करेंगे और जो है वे चाहता है कि उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए, इसका राइट आंसर है। 10 वर्ष का अनुभव, यहाँ पे BCA की जो एक कारोबारी जो BCA की जो एजेंट होती है वो BCA एजेंट करता है, 10 वर्ष का अनुभव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रभावशाली को सुधार लाने के लिए BCA को कुछ आत्मसात करना चाहिए, नीचे दिए गए विकल्प। इसमें चौथा विकल्प, उसे वित्तीय उत्पादनों की गलत बिक्री को बढ़ावा देना चाहिए, चौथा आंसर सही है, ठीक है। ग्राहक की शिकायत पर कार्रवाई करते समय उसमें जो है ग्राहक की कोई भी रणनीति नहीं है, तो बैंक की नीतियां केवल दिशा निर्देशों में महत्व करती है ग्राहक सेवा के
ग्राहक की सेवा के लिए अनदेखी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण एक प्रभावी नहीं है? समझना एक प्रभावी नहीं है। ठीक है, 92 क्वेश्चन है, संदिग्ध ऋण से बातचीत से तय होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा? इसका बातचीत में अग्रिम चरण पहुंचाने से एजेंट प्रिंसिप में मामला दर पर जो आधार के होता है वो वहाँ पे होता रहता है। 93 में देखो क्वेश्चन भैया, यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा 93 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद 94 में फिर लास्ट वाला है, देखो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद है नाबार्ड के 1982 में ऋण के माध्यम से विकास 5 चिंतकों प्रचार VVV कार्यक्रम शुरू किया था। बीबी का पूर्ण रूप है, बीबी का जो पूर्ण रूप है, ये क्वेश्चन आ सकता है। विकास वॉलंटियर वाहिनी, इसका जो फुल फॉर्म है विकास वॉलंटियर वाहिनी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विल्फ्रेड वाइल्ड का संकेत करता है? वे किसी का बहाने वसूली एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा नाबार्ड सुरक्षा योजना? नाबार्ड 2005 में हुआ था भैया। इसको जो है नाबार्ड सुरक्षा योजना जो है ज़मीनी स्तर से जो है हो करके और यहाँ पे जो है काम हो जाता है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जब चलते हैं तो यहाँ पे जो है 98 क्वेश्चन है, इसका देखो निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका पहला वाला राइट आंसर है। पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको। इसका जब ये जो क्वेश्चन है, अब आ जाते हैं हम 100 में क्वेश्चन है ये। ऋण वसूली के संदर्भ में हम वित्तीय मानदंडों की वसूली के संबंध में अच्छी तरह से करते हैं, वे एक दूसरे के पूरक रहते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये 100 क्वेश्चन आपको बारीकी से याद करने हैं, बारीकी से इनको समझना है। ये क्वेश्चन समझने के बाद इजीली आप भी IIBF का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो बनाने में, काफ़ी टाइम खर्च हुआ है। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, कुछ भी आपको वीडियो में अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो घंटी है इसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको जब एग्ज़ाम पास हो जाए तो आपको कमेंट जरूर करना है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो